अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप के जाने के दिन करीब आ चुके हैं। 1 या 2 दिन रह गए हैं वो इस ऑफिस में हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पे, और उनके जाने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, और ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट में, और मिडल ईस्ट इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। और दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि इस मिडल ईस्ट के रीजन में जितने भी वो ममालिक हैं जो कि अपने असर व रसूख को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ के लिए मुश्किलात हैं, कुछ के लिए आसानियां हैं। एक तरफ ईरान की बात करें तो ईरान इस चीज़ से खुश नज़र आता है, उसको काफ़ी उम्मीदें हैं आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन से, आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंट से, जो बाइडन से, और वो ट्रंप के जाने पर सुख का सांस ले रहे हैं। और दूसरी तरफ तुर्की है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, ख़ास तौर पर जो कुर्द हैं उनके मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा टफ़ टाइम देखने को मिल सकता है। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे कि तुर्की को क्या मसले मसाइल पेश आ सकते हैं, जो बाइडन खित्ते में क्या टफ़ टाइम दे सकते हैं, और वो ग्राउंड जो कि ट्रंप ने तुर्कों के लिए खुला छोड़ दिया था, क्या वो दोबारा से उस चीज़ को, उस एरिए को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मतलब कि तुर्की और अमेरिका के अभी तक के जो रिलेशन है वो किस स्टेज पर हैं, और आने वाले दिनों में इनमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या तब्दीली आ सकती है। तुर्की के ऊपर रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाबंदियां आयद की गई हैं, और उनमें सबसे बड़ी जो पाबंदी आयद की गई है वो रशियन डिफेंस सिस्टम लेने के ऊपर है, जो कि S-400 लिया है तुर्की ने, और उसका कामयाब तजुर्बा भी कर लिया है, और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका को इसकी तकलीफ है, क्योंकि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम था पहले वो परचेज करना था तुर्की ने, अब वो परचेज नहीं किया, तो इस चीज़ की तकलीफ है अमेरिका को। और उसने ये कहा है कि नेटो का मेंबर होने के नाते जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए ये ख़तरा बन सकता है ये सिस्टम, और क्योंकि तुर्की भी नेटो मेंबर है तो इस वजह से तुर्की जो है वो एक डेंजर जो है ना वो बन सकता है इन ममालिक के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अब इसके ऊपर जो है तुर्की को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि एक्सपोर्ट लाइसेंस जो तुर्की का था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया, और उसमें जो बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने वाले ममालिक थे उनमें पाकिस्तान भी था। तकरीबन 50 के करीब पाकिस्तान ने अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं वो ऑर्डर किए हुए थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर अब लग ये रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर हो सकता है ये डील जो है ये खटाई में पड़ जाए और इसके ऊपर आगे मज़ीद पेशरफ ना हो सके। अगरचे उसूली तौर पर यह होना चाहिए कि जो डील्स पहले हो चुकी हैं उनको उसी तरह से कंटिन्यू किया जाए, लेकिन अब ये आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ के ऊपर है कि वो किस तरह से अलाउ करते हैं या किस तरह से ये चीज़ों को देखते हैं। दूसरा ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का ये तमाम तर 4 साल का जो अरसा था, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा एक कह लें कि खुला हाथ दिया हुआ था तुर्की को, और इवन के सीरिया के अंदर जो तुर्की के साथ जो फ्रंट लगता था उसके ऊपर जो डिप्लॉयमेंट थी UN की फोर्सेस की और अमेरिकन फोर्सेस की, उसको उसने वहाँ से विदड्रॉ कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और हुआ उसका फ़ायदा ये हुआ, तुर्की को ये फ़ायदा हुआ कि जितने भी कुर्द जो कि तुर्की के ख़िलाफ़ थे उनके ख़िलाफ़ उसने एक्शन करना शुरू कर दिया। ऐसे दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि उसके लिए रुकावट बनने के लिए कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। अब PKK जो कि कुर्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुर्दों की रिप्रेजेंटेटिव सीरिया के अंदर ये एक बड़ी जमात है, और इनकी बहुत बड़ी ऐसे कह लें कि इनको सपोर्ट थी या इनको उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये विड्रॉ किया, अपनी फोर्सेस को पीछे लेकर गए, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हुए। और उससे पहले जब जॉर्ज W बुश ने हमला किया था और इराक पर हमला किया गया, तो उस वक्त जब तक इराक के अंदर फोर्सेस अमेरिकन मौजूद थी 2011 तक, तब तक तो उनको लग रहा था इन कुर्दों को कि वो अपनी अलग से स्टेट जो है वो बना लेंगे। लेकिन फिर एकदम से बुश ने भी इनको धोखा दिया, और जब फोर्सेस विड्रॉ की गई तो ऐसे कह लें कि जो इराकी फोर्सेस थी, सीरियन फोर्सेस थी, और तुर्की जो थे उनके लिए ये एक खुला हदफ बन गए। अब इस खित्ते की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, तो ये ईरान के अंदर भी ईरानी कुर्द ये वहाँ पर भी मौजूद हैं, तुर्की के अंदर भी कुर्द मौजूद हैं, और इराक के अंदर भी मौजूद हैं, और सीरिया के अंदर भी मौजूद हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ये वो वाहिद माइनॉरिटी है
کہ جو کہ پورا ایک ملک بن سکتا ہے. یہ اتنی تعداد میں ہیں, اتنے عرصے سے یہ اپنی سٹرگل جاری کیے ہوئے ہیں کہ یہ اپنا الگ سے ملک بنا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ 4 دیگر ممالک کے اندر ہیں, وہاں ان کا حصہ ہے, تو ان کے لیے جب بھی ان کی جانب سے کوشش کی جاتی ہے تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے. اب ترکی جو ہے اس نے اب بہت سارا ایریا جتنا بھی سیریا کے ساتھ لگتا ہے اس کی ایک پورا علاقہ جو ہے انہوں نے خالی کروا لیا ہے کردوں سے, جو کہ جن کا بیسک جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کے اندر کچھ علاقے, اس کے علاوہ عراق کے اندر اور سیریا کے اندر بہت سارے علاقے جو ہیں یہ ان کے ہیں اور ان کو ایک الگ ریاست ہونا چاہیے. عراق کے اندر کردوں کی جانب سے بہت بڑے لیول کے اوپر کیمپینز بھی چلیں اور یہ الگ ریاست کا بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں, اور ریسنٹلی عراقی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے معاہدہ کیا گیا وہاں پر طیب اردگان کے ساتھ, اور یہ معاہدہ کیا گیا اس میں جو ہے ایک کہہ لیں کہ ایک جو ایم او یو سائن کیا گیا, مختلف معاہدے جو کیے گئے, اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ کردوں کے خلاف کس طرح ایفیکٹیولی انہوں نے کام کرنا ہے, اور پی کے اس میں ایسے کہہ لیں کہ ایک فورس ہے, پولیٹیکل فورس ہے جس کے اگینسٹ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور مل کر کام کرنے کا انہوں نے پلان کیا ہے. اب ہوا یہ کہ مڈل ایسٹ کی پالیسیز کو دیکھنے کے لیے جو ڈائریکٹر پہلے اپوائنٹ تھے باراک اوباما کے دور میں, اور جو بائیڈن تب نائب پریزیڈنٹ تھے اس وقت, تو اسی بندے کو دوبارہ سے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے اپوائنٹ کیا ہے, اور یہ وہ بندہ ہے جس کی جانب سے پہلے بھی ترکی کو کرٹیسائز کیا جاتا رہا ہے, اور ترکی نے بھی کافی زیادہ انریسٹ شو کیا ہے اس کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر, اور کہا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ آنے والے وقت میں کیا اپنا جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو وہ کارروائیاں کر رہا ہے, اور جو اس کا سٹانس ہے کہ وہ یہاں پر جو کرد ہیں جو اس کو اس کے مختلف ایریاز میں موجود ہیں اور ان کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم اٹیک کرتے رہتے ہیں, کیا یہ ان کو روک پائیں گے, یا پھر ان کی مدد کے لیے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کوئی ایسی پالیسی لانچ کرے گی جس میں ترکی کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. اگرچہ ترکی اب اس پوزیشن میں ہے, اور ترکی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو بائیڈن ان کے خلاف آئیں, ان کے حق میں آئیں, کیونکہ ترکی اب اتنا پاورفل ہو چکا ہے, اتنا اکنامکلی سٹرونگ ہو چکا ہے کہ ان کو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ ڈیمیج نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ جو بڑا خطرہ جو بائیڈن کے آنے سے ترکی کو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی کی وجہ سے اگرچہ کچھ پابندیاں لگیں یا اس سے پہلے بیانات دیے گئے, لیکن کوئی ایکٹیولی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے تھے ترکی کے خلاف. لیکن جہاں پر میڈیٹرینین سی کا ایشو چل رہا ہے ترکی کا مختلف ممالک کے ساتھ, جس میں گریس ہے, سائپرس ہے, ایون کہ اسرائیل کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, اس کے علاوہ ایجپٹ کے ساتھ, یہ تمام تر جو ممالک ہیں میڈیٹرینین سی کے ارد گرد, یہ انہوں نے الگ سے ایک معاہدہ کیا جس میں مختلف جو علاقے تھے ان کو ایکسپلور کرنا تھا, اور اس میں ترکی کو شامل نہیں کیا. اب ترکی وہاں پر اپنا حصہ چاہتا ہے اور اس نے اپنی خود سے ڈرلنگ ایکسپلوریشن جو ہے اس کو شروع کر دیا. تو اس چیز کے اوپر کافی زیادہ آوازیں اٹھتی رہیں, اور ریسنٹلی جب فرانس کے ساتھ ایشو چلا تو فرانس نے بھی مطالبہ کیا یورپی یونین سے کہ ترکی کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں. دوسری طرف سائپرس اور گریس تقریباً 2 مرتبہ مطالبہ کر چکا ہے کہ ترکی کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں. اب جب جو بائیڈن آئیں گے تو ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے, پروبیبلٹی ہے کہ جو بائیڈن جب آئیں گے ان کی پالیسیز یا ان کا جو نقطۂ نظر ہے اس سے پہلے الیکشن سے پہلے ان کی جو تنقید تھی ترکی کے اوپر, اس کو دیکھتے ہوئے اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے, امید کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پابندیاں ابھی تک رکی ہوئی ہیں, جو مزید پابندیاں عائد نہیں کی گئیں ترکی کے اوپر, وہ آنے والے دنوں میں پابندیاں عائد کر دی جائیں. اب ان پابندیوں میں کون کون سی پابندیاں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ ٹریول بین جو ہے وہ لگا دیا جائے, یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو ویزا فری ایکسیس ہے ترکی کو یورپی ممالک کے اندر جانے کی, یا ایسے کہہ لیں کہ بہت کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوتا ہے جس نے ترکی سے آگے یورپ میں جانا ہو, تو یہ ٹریول کے حوالے سے پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں ترکی کے اوپر. دوسرا یہ ہے کہ ٹورزم سیکٹر جو ہے اس کو کافی زیادہ دھچکا مل سکتا ہے, اور اس کے اوپر جو ٹورسٹ زیادہ تر جو ٹورزم ہے ترکی کے اندر وہ آتی ہے یورپ سے. اب یورپ میں اگر پابندی عائد کر دی جائے گی تو ترکی کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات ہو سکتی ہیں. ترکی کا جو ٹارگٹ ہے 2023 تک کے لیے کہ انہوں نے اپنی ٹورزم ہے اس کو کس لیول تک لے کر جانا ہے, تو 1 سال کے اندر 50 ملین
जो लोग हैं वो अपने मुल्क के अंदर उनको लाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये बैन इम्पोज कर दिया जाता है टूरिज़म का, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और जो रेवेन्यू उनको इकट्ठा होता है तुर्की को, उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ही है कि तुर्की के अगेंस्ट और दूसरे थोड़ा बहुत जो इनका आपस में ताल्लुक़ है तुर्की का और ईरान का, तो इसमें भी थोड़ी सी ऐसे कह लें थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो सकता है। और जो सऊदी अरब की जानिब से तुर्की के ऊपर तनकीद की जा रही थी, या इस तमाम तर रीजन में जो एक असर व रसूख की जंग है उसमें तुर्की को थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश की जा रही थी, तो हो सकता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचे। क्योंकि जिस लेवल पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के हक में थे और अरबों के खिलाफ थे, तो उस लेवल पर जाकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते दिखाई नहीं देंगे जो बाइडन। क्योंकि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर उनका एक स्टांस है, उस पर वो काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरब को भी तनकीद का निशाना बना चुके हैं। तो ये आने वाले दिनों में जैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ऑफिस से जाएंगे और 20 जनवरी को जो बाइडन अपना ऑफिस संभालेंगे, तो जो मेन चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो ये है कि 2 से 3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो हैं वो जारी कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे वो फैसले जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए गए हैं उनको हो सकता है ख़त्म कर दिया जाए, जो उनमें कुछ चेंजेस लाए जाएँ। दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान पॉलिसी के हवाले से अभी उनका वो बयान सामने नहीं आया। जो पॉलिसी बयान है अमेरिका का, वो जो बाइडन की तरफ से सामने नहीं आया, तो वो भी देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये होगी कि तुर्की के हक में या ख़िलाफ़ वो किस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं, और उसके अलावा ईरान के साथ जब वो अपना ऑफिस संभालेंगे तो किस तरह से मामलात को लेकर चलना चाहेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, जिसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।